दोस्तों नमस्कार। सत्ता में बैठे हुए लोग और सामर्थ्यवान लोग किस तरह से न्याय व्यवस्था को कुचलते हैं, आज हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। हम बात करते हैं भारत में कि यहाँ पे न्याय व्यवस्था आम आदमी का साथ नहीं देती है। आज जो चर्चा हम करेंगे वो है अमेरिका का एक किस्सा, जिसको लेकर पूरे अमेरिका में बवाल है। और अगर आप कोई भी अखबार या टीवी चैनल उठा के देखें तो आजकल एप्स्टाइन फाइल को लेकर बहुत चर्चाएं हैं। और इसको लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कई बार अपना पासा पलटा। कभी उन्होंने कहा हाँ हम इन फाइलों को जारी करेंगे, फिर ये कहा कि नहीं करेंगे और अल्टीमेटली जारी करनी पड़ी। आज स्थिति ये है कि अमेरिका में किस तरह से न्याय व्यवस्था को दबोचा जा सकता है, डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, इसका उदाहरण आज हमारे सामने है। अमेरिका के न्यायिक इतिहास में शायद ये सबसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होगा कि किस तरह से पूरे प्रोसिक्यूशन ने और न्याय व्यवस्था ने आम बच्चियों को, जो छोटी बच्चियां थी जिनके साथ यौन शोषण हुआ था, उनके न्याय के रास्ते में कितनी बाधाएं डाली। और यहां तक कि जिस अपराधी को पकड़ा गया उसको भी जिन शर्तों पर जेल भेजा गया, अगर मैं आपके सामने वो चर्चाएं करूंगा तो आपको भी ताजुब होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी केस की आज हम चर्चा करेंगे और इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि यह सिर्फ अमेरिका में होता हो ऐसा नहीं है। सामर्थ्यवान लोग, सत्ता में रहने वाले लोग हमेशा हर सिस्टम को अपने फेवर में मोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी में आम आदमी को जागरूक होना, आवाज उठाना जरूरी होता है। अदरवाइज आप डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज हम इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, आज की सबसे इंपॉर्टेंट जो केस रहा, मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोसिक्यूशनल डिसीजन इन द यूएस लीगल हिस्ट्री, ये क्यों कहा जा रहा है? कहा इसलिए जा रहा है कि जो अमेरिका का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुए होंगे, लेकिन ये एक ऐसा केस है जहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो सीरियस क्राइम जो था, नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण, एक बहुत सीरियस क्राइम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीनियंसी सिस्टम के द्वारा बहुत ही ज्यादा लचर रवैया अपनाया गया। सीक्रेसी के नाम पे सारे कागज दबा दिए गए। यहां तक कि जो बच्चियों के साथ शोषण हुआ, जब निर्णय आया उसमें उनकी कोई भागीदारी भी नहीं थी और पूरा का पूरा जो जुडिशियल सिस्टम था उसको मैनिपुलेट कर दिया गया। ये सारी चीजें एक केस में होना विचित्र है, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ। इसीलिए इस केस को समझना बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल ये हुआ क्या, इसको थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। अगर हम ये कहें कि ये सज्जन थे कौन, अगर हम जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, जो इनका पूरा नाम था, अगर हम उसकी बात करें तो ये थे कौन? ये एक अमेरिकन फाइनेंसर थे और कन्विक्टेड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर थे। ये फाइनेंसर बनने से पहले एक स्कूल टीचर थे। वहां से इनको निकाल दिया गया 1976 में, 1976 में इनको वहां से स्कूल से निकाल दिया गया। अब आप समझिए क्यों निकाला होगा। आज की घटनाएं जो हम देख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, इसका मतलब एक बहुत ही विकृत प्रवृत्ति का ये इंसान रहा होगा। आफ्टर हिज डिसमिसल फ्रॉम द स्कूल इन 1976, ही एंटर्ड द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर एंड वर्किंग विद बियर स्टर्न्स, जो बाद में ये कंपनी भी दिवालिया हुई। बिफोर स्टार्टिंग हिज ओन फर्म, एप्स्टीन कल्टिवेटेड ए एलीट सोशल circle and procured many women and girls whom he and his associate sexually abused. इसका मतलब ये है कि एक पूरा नेटवर्क था। अपने जो क्लाइंट्स थे या पावरफुल लोग थे, उनको खुश करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसने एक पूरा माया जाल रचा। पैसा भी, पावर भी और बाकी सब गुना भी इसके साथ रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पे आरोप क्या था। आरोप यह था दोस्तों कि इन्होंने मल्टीपल अंडर एज गर्ल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूजिंग किया। इसका मतलब एक दो नहीं, कई। और अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी बच्चियों ने तो अपने आप को गुमनामी में रखा
आपको याद होगा एक अजमेर में ऐसा कांड हुआ था, उस पर भी पर्दा डालने का प्रयास किया गया था। इसी तरह से यहां पे भी एक पर्दा डालने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ ऑपरेटेड ए पैटर्न ऑफ रिक्रूटमेंट, इनको बकायदा रिक्रूट किया जाता था विद द यूज ऑफ मनी एंड इंटरमीडिएट टू फैसिलिटेट एब्यूज। पैसे का लालच देके, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां गरीब परिवारों से थी, या जिसको हम कहते हैं कि सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकती हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। अगर हम इनके विक्टिम्स का अकाउंट देखें जो अब सामने आ रहा है, मल्टीपल अकाउंट्स, इंडिपेंडेंट उनसे जब बात की गई और जो विटनेस और लोकेशन थे जब उनको कोरोबोरेट किया गया तो पता लगा कि हाँ ये क्राइम हुए थे। उसके बाद भी अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम जिस तरह से इस क्राइम को डील करता है ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। अगर ऐसा होता तो एक्चुअल अमेरिका में इसकी सजा कई दशकों की है, महीनों की या साल की नहीं है, कई दशकों की सजा है अगर कोई ऐसा अपराधी पकड़ा जाता है। लेकिन यह हुआ क्या, 2008 में जब यह कंट्रोवर्सी हुई तो इनको सजा हुई, लेकिन सजा क्या हुई, सजा हुई मात्र 13 महीने के लिए, सिर्फ 13 महीना, जहां की कम से कम 10-20 साल की सजा होनी चाहिए थी, मात्र 13 महीना की सजा हुई। उसके आगे और जो इंटरेस्टिंग बात यह है, इनको मोस्टली सर्व्ड ऑन वर्क रिलीज, मतलब हफ्ते में 6 दिन इनको 12 घंटे के लिए बाहर जाने की इजाजत थी। इसका मतलब यह है कि ये जेल में सिर्फ सोने आते थे, दिन होता था अपने काम पे निकल जाते थे और शाम को आके जेल में सो जाते थे। 13 महीने की जो सजा थी वो इन्होंने ऐसे काटी। अब आप बताइए कि ये क्या जेल की सजा है? क्या कोई भी न्याय व्यवस्था इसको जस्टिफाई कर सकती है? मोर ओवर कोई भी फेडरल चार्ज नहीं लगे, जबकि जो क्राइम था वो इतना हीनियस था, इतना घिनौना था, उसके बाद भी चार्जेस नहीं लगे एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फर्दर प्रोसिक्यूशन ये भी कह दिया गया कि आप बाद में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये स्थिति रही। और दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये रहा कि इस स्थिति के अंदर जो नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट था दैट एक्सटेंडेड बियॉन्ड एप्स्टीन शील्डिंग अननेम्ड को कॉन्स्पिरेटर, मतलब इनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों ने सिस्टम के अंदर रह के एप्स्टीन के साथ मिलके बच्चियों का शोषण किया, उसके ऊपर भी कभी, उन लोगों के ऊपर भी कभी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा समझौता किया गया। कभी आपने सुना है दोस्तों? यह है अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था और ये हुआ था। इसीलिए यह कहा जाता है कि दिस अलोन मेड द डील एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि ऐसा हो कैसे सकता है। इसका मतलब यह था कि ट्रू कंट्रोवर्सी लाइज नॉट जस्ट इन लीनियरसी, इट लाइज इन द सीक्रेसी एंड द प्रोसेस। ढिलाई बरती वो तो ठीक था, लेकिन जिस तरह से सीक्रेसी मेंटेन की गई, जिस तरह से गोपनीयता रखी गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला और घपला है जुडिशियल सिस्टम का। सीक्रेट डील विद दैट एक्सक्लूडेड विक्टिम्स। मजे की बात यह है कि डील हुई डिपार्टमेंट और कोर्ट के बीच में। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ वो कहीं पिक्चर में थे ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि डील क्या हुई। मतलब किसी के साथ गुनाह हुआ उसको पता ही नहीं, और आपस में वकीलों ने मिलकर बैठ के समझौता कर लिया और उसको भी गुप्त रखा, और वो भी बच्चियों पे लागू रहा। क्या कभी ऐसा होता है? इसमें नेचुरल जस्टिस का प्रोविजन भी अगर हम देखें, जो पूरी भी न्याय व्यवस्था का जो बेसिक आधार होता है, उसको भी रेस्पेक्ट नहीं किया गया। इसका मतलब क्या था? अमेरिका का जो कानून बोलता है दोस्तों, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वो ये बोलता है कि चाइल्ड विक्टिम राइट्स एक्ट, ये साफ साफ बोलता है कि जो विक्टिम्स हैं उनका राइट है टू बी इन्फॉर्म्ड टू प्ली द नेगोशिएशंस। मतलब कि जो नेगोशिएशन हो रहा है उसमें उनका राइट है, वो अपनी बात रख सकते हैं। बी कंसल्टेड, उनसे विचार विमर्श होगा, एंड बी हर्ड बिफोर ए डील इज फाइनलाइज्ड। कोई भी प्रावधान कानून का नहीं फॉलो किया गया। और एप्स्टीन केस में हुआ क्या? विक्टिम्स वर केप्ट कंप्लीटली इन डार्क, प्रोसिक्यूटर्स एक्टिवली कंसीड द डील एंड विक्टिम्स लर्न अबाउट इट आफ्टर इट वाज साइंड। सब होने के बाद विक्टिम्स को कह दिया गया आपकी तरफ से हमने एक समझौता कर लिया। क्या समझौता है?
क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपको कोई मतलब नहीं है, पूरा एग्रीमेंट हो गया, अब ये केस हम खत्म कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि उन बच्चियों पे, उनके पेरेंट्स पे, उनके समाज पे क्या बीती होगी। क्या ऐसा हो सकता है? इसी को लेकर हंगामा हुआ। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर ए पावरफुल डिफेंडेंट। अब सवाल इस बात का, एब्सटेंट डिफेंस टीम इंक्लूडेड। अब कौन लोग थे? अब इतना बड़ा अगर घोटाला हुआ है और घपला हुआ है, पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया, तो ये छोटे तो होंगे नहीं लोग, ये बड़े बड़े वकील होंगे। और वो बड़े वकील कौन थे? फॉर्मर यूएस सॉलिसिटर जनरल। हमारे यहां भी बहुत बड़े बड़े इसी डेजिग्नेशन के लोग अक्सर विवादों में रहते हैं। आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, जिन वकीलों के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है उनमें से आप देखिएगा कि उनमें से कितने हैं जो सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल के लेवल के रहे हों। फॉर्मर सीनियर फेडरल प्रोसिक्यूटर्स एंड लॉयर्स विद डीप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कनेक्शंस। बगैर सिस्टम को साथ में लिए आप इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकते, इतना बड़ा क्राइम कवर अप नहीं कर सकते। ये बात दुनिया में, भारत में नहीं, अमेरिका में भी लागू होती है। प्रोसिक्यूटर्स मेट प्राइवेटली विद एप्स्टीन लॉयर्स, जबकि ये इलीगल है, एंड एक्सेप्टेड कंसेशंस दैट आर ऑलमोस्ट नेवर ऑफर्ड टू ऑर्डिनरी डिफेंडेंट। एप्स्टीन के लॉयर से मुलाकात हुई, प्रोसिक्यूटर्स मिले, मतलब सरकारी वकील मिले, क्लाइंट के वकील मिले, गोपनीय बातें हुई, पूरे घपले को अंजाम दिया गया, जो कहना जुडिशियल सिस्टम में या लीगल प्रोफेशन में अनएथिकल माना जाता है, उस आधार पे पूरे समझौते हुए। और आम आदमी के तो बस की बात है ही नहीं। द पर्सन स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस्ड ए सेपरेट सिस्टम ऑफ जस्टिस। मतलब न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था में एक नया सिस्टम बना दिया गया, जिसके पास पैसा है, ताकत है, वो अपने हिसाब से न्याय बना सकता है, बदल सकता है। This perception permanently damaged public trust। लोगों का विश्वास उठ गया, और इसीलिए एप्स्टीन फाइल को लेकर अखबारों में और समाज में, पॉलिटिकल सिस्टम पे दबाव बढ़ना शुरू हुआ कि सारी फाइलें सार्वजनिक की जाए। आपने गोपनीयता की तो बात कर ली, लेकिन एक्चुअली इन सबको आपको सार्वजनिक करना होगा। द फेडरल प्रोसिक्यूशन वॉज अबंडेंट। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था, ये एक स्टेट लेवल पे ले गए कि हम इसको फेडरल सिस्टम से हटाकर स्टेट लेवल पे ले जाएंगे, ना कि लोकल अदालत में, और वहां पे पूरा मैनिपुलेशन किया गया। हुआ क्या? फेडरल अथॉरिटीज हैड ए क्लियर जुरिडिक्शन। हम फेडरल अथॉरिटीज में कब जाते हैं? जब एक से ज्यादा राज्यों के अंदर इस तरह की घटनाएं हों। यहां पे इंटरस्टेट ट्रैफिकिंग हुई, क्योंकि जो बच्चियों और महिलाओं के साथ शोषण हुआ वो सिर्फ एक राज्य में नहीं था, कई राज्यों में था। यूज ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो राज्यों से बाहर जाता था, एंड मल्टीपल विक्टिम्स अक्रॉस लोकेशंस। सारे सिम्टम थे। जब हम प्लेस ऑफ क्राइम की बात करते हैं तो ये फेडरल केस था, लेकिन इसको एक राज्य के लेवल तक दबा दिया गया, और प्रोसिक्यूशन चोज स्टेट लेवल प्ली, मिनिमल पनिशमेंट एंड नो फेडरल इंडेक्टमेंट, कि इसमें केंद्र सरकार या जो फेडरल सिस्टम है उसका कोई योगदान नहीं रहेगा। इन सिमिलर केसेस फेडरल प्रोसिक्यूटर टिपिकली परस्यू मैक्सिमम चार्जेस। फेडरल से हटाया, स्टेट पे ले गए, और मिनिमम चार्जेस, और वो चार्जेस भी कैसे, जो मैं आपको बता चुका, 13 महीने की सजा, और उसमें भी रोज 12 घंटे आप बाहर जा सकते हो, हफ्ते में 6 दिन। मतलब संडे को जिस दिन ऑफिस बंद होगा या स्टॉक मार्केट बंद होगा, उस दिन आप जेल में रहेंगे, बाकी टाइम आप पूरा काम करेंगे, सोने के लिए आप जेल में आ जाइए। ये सजा इनको मिली थी। दिस डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन वन रीजनेबल लीगल स्कॉलर स्टिल साइड द एप्स्टीन केस एज ए आउटलायर। अब ये विरोधाभास का मुद्दा तो रहा, लेकिन हुआ क्या? Aftermath, exposure and collapse. Years later, investigative journalism exposed the secret deal. Victims challenged it in the court. Judges condemned the process, and Department of Justice launched internal reviews. यहां पे ना जजेस की तरफ से आवाज उठाई गई थी, ना सरकार की तरफ से। जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, अखबारों में छापा, जनता का ध्यान गया। जो प्रताड़ित लोग थे, उन्होंने इसको चैलेंज किया कि यह डील हमसे बगैर पीछे की गई।
जजेस ने उसके बाद अपने विचार रखे और फिर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को मजबूरी में इंटरनल रिव्यू करना पड़ा और उसके बाद एप्स्टीन को 2019 में दोबारा अरेस्ट किया गया जुलाई में। लेकिन अगस्त में न्यूयॉर्क के जेल में यह कहा गया कि साहब इन्होंने आत्महत्या कर ली। उस पर भी एक कंट्रोवर्सी है। वो करीब 2.5 मिनट का वीडियो है जो सामने आया कि इन्होंने आत्महत्या करी है, सुसाइड किया है। लेकिन उससे पहले का वीडियो एफबीआई ने नहीं दिखाया कि इनको मार के टांगा गया, कौन लोग वहां थे, कैसे ये पहुंचे, वो सारे वीडियो गायब थे। सिर्फ ये बताया गया कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है। इसका मतलब ये है, अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, कि जेल में अगर किसी की आत्महत्या होती है और वो भी इतने बड़े पावरफुल इंसान की, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे। उन सब ने अपने आप को छुपाने के लिए किसी को सुपारी दी होगी कि इसको निपटा दिया जाए और इस व्यक्ति को आत्महत्या कहकर इस केस को दबाने का प्रयास किया गया। दैट अनरिजॉल्व्ड एंडिंग डीपन्ड द कंट्रोवर्सी। हुआ क्या, जब ऐसी स्थिति होती है तो शक और गहरा हो जाता है और यही हुआ। एंड इसीलिए इस कहा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इस केस की यूनिकनेस क्या थी, क्यों जनता का इंटरेस्ट बढ़ा, उसका कारण भी बहुत सिंपल था। क्योंकि क्राइम्स अगेंस्ट माइनर, सबसे पहले ये बच्चियों के खिलाफ केस हुआ। एक्सप्लिसिट जुडिशियल फाइंडिंग ऑफ लीगल वायलेशंस, बकायदा जो लीगल वायलेशंस थे वो खुद किए गए, मतलब जुडिशरी की गलतियां हुई। ब्लैंकेट इम्यूनिटी फॉर पोटेंशियल एक्म्प्लिस, मतलब जो लोग इस क्राइम के अंदर शामिल थे उन लोगों पे भी ब्लैंकेट इम्यूनिटी की, मतलब वो कभी सामने आएंगे ही नहीं। सीक्रेसी बाय द प्रोसिक्यूटर्स, किसने साइन किया सीक्रेसी एग्रीमेंट? सरकारी वकीलों के द्वारा। उन्होंने मान लिया कि हाँ, हम इन सबको अंधेरे में रखेंगे, छुपा के रखेंगे। इलीट इन्फ्लुएंस एंड ए कोलैप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू डिफेंडेंट्स डेथ, सब ये घपला जब हो गया, विटनेस कौन था? एप्स्टीन खुद। और जब उसकी खुद मौत की खबर आई तो पता लगा इस सब पे पर्दा डल जाएगा। अब बताएगा कौन क्या हुआ था, क्योंकि प्राइम विटनेस तो खुद ही मारा जा चुका है। इसका मतलब ये है कि ये सारे केसेस, ये सारे जो मुद्दे हैं, किसी एक केस में होना इतनी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब पूरी तरह से एक षड्यंत्र रचा गया था। इसीलिए ये कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो कंट्रोवर्सी है, इसकी डिटेल्स में आने वाले दिनों में मैं आपसे और चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरे जुडिशियल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया गया, ये अमेरिका के इतिहास में पहला ऐसा मुकदमा था जहां जुडिशरी ही खुद कॉम्प्रोमाइज हुई। एंड कंट्रोवर्शियल नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और फेमस नेम, बिकॉज इट शोज दैट हाउ प्रोसिक्यूशन डिस्क्रिशनर when exercised without transparency and accountability can undermine the rule of law। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अगर सरकारी सिस्टम में नहीं है, अगर सरकारी वकील या जजेस भी अगर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के दायरे से बाहर रहते हैं, तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। इसीलिए जुडिशरी को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाई जाए डिसीजन मेकिंग में, यह बहुत जरूरी है। और यही अमेरिका की जनता आवाज उठा रही है कि इसको आपको करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज अमेरिका के समाज में जो चर्चा का विषय है वो यही है कि डज जुडिशरी ऑपरेट द सेम वे फॉर द पावरफुल एज इट डज फॉर एवरीवन एल्स। भारत में भी हम ये कहते हैं कि जो पावरफुल लोग हैं और जो आम आदमी है, क्या सबको एक सा न्याय मिलता है? क्या कोर्ट उसी तरह से सुनवाई करता है? मेरे पिछले वीडियोस में आप देखेंगे जब चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि जिस केस को हम इंपॉर्टेंट या इन्फ्लुएंशियल समझते हैं वहां सारा टाइम निकल जाता है, आम आदमी के केस छूट जाते हैं। उसमें मैंने 2 वीडियो बनाए थे, आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम को रोकने के लिए पूरी दुनिया में जुडिशरी ने किस तरह से अपने आप को इंसुलेट किया है इस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से। और भारत की न्याय व्यवस्था को भी करना होगा, नहीं तो कोई ना कोई जज किसी ना किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के चक्कर में आकर पूरी जुडिशरी को बदनाम कर देगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एंड दैट क्वेश्चन मोर देन एप्स्टाइन हिमसेल्फ इज व्हाई दिस केस रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोसिक्यूशन डिसीजन इन यूएस हिस्ट्री। क्यों रहा सबसे कंट्रोवर्शियल? कारण बहुत सिंपल था। द एप्स्टाइन केस डज नॉट एक्सपोज
just expose a criminal, it exposes the system meant to stop him. आपने अपराधी को एक्सपोज किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। जिस सिस्टम को अपराधी को सजा देनी थी, इस पूरे केस ने उस सिस्टम को एक्सपोज किया कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है, किस तरह से दबाव में आके ये सिस्टम सारे मान मर्यादाओं को दरकिनार कर कर एक इतना गलत डिसीजन दे सकता है, जिसकी आज पूरे अमेरिका में और अगर आप उठा के देखें तो पूरे दुनिया के अखबारों में और टीवी चैनल्स में इसी की चर्चा है। तो ये कहना कि अमेरिका का लीगल सिस्टम और वहां के लोग अबव द लॉ काम करते हैं या कानून के हिसाब से काम करते हैं, गड़बड़ नहीं होती है, ये केस बताता है कि सब जगह एक से एक बड़े घोटालेबाज हैं। अगर जनता जागरूक नहीं है, जनता का प्रेशर नहीं है, तो आप इन घोटालों को नहीं रोक सकते, और ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज को मैं आने वाले दिनों में कुछ और जैसे जैसे डिटेल पेजेस हम पढ़ेंगे, उसमें जो चीजें समझ में आएंगी और जो काम की होंगी वो मैं आप तक लेके आऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरह के गंभीर मुद्दों पर चर्चा हम करते रहेंगे। फिलहाल आप अपना ध्यान रखिएगा और सोचिएगा कि अगर भारत में ऐसा होता तो हम क्या करते। क्या हमारी न्याय व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, ऑपोजिशन पार्टीज, मीडिया क्या इस बात को इतना जोर शोर से उठाता, या हम कुछ और स्थितियों में होते? ये विचारणीय विषय है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।